नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस जीके जीएस सेशन में। आप देख रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट जो जीके जीएस का सेशन है उसके मस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस। यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर कोई भी क्लास आपका छूट गया होगा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर बीपीएससी टीआरई 4.0 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें अपने छूटे हुए क्लासों को आप कवर कर सकते हैं। प्रश्न पहला होगा आज का, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का दशकीय वृद्धि दर क्या है? याद रखेंगे 2011 की जनगणना अगर देखा जाए तो उसमें भारत का दशकीय वृद्धि दर कितनी रखी गई है या कितनी मापी गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 17.72% जो है भारत की दशकीय वृद्धि दर मापी गई है। 2011 में अंतिम जनगणना हुआ था। आगे क्वेश्चन देख लीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह कब किया गया था? प्रश्न है 2 नंबर कि यूरोपीय सेना के द्वारा श्वेत विद्रोह कब किया गया था? ऑप्शन आपके सामने 1858 ईस्वी, 1859, 1860 ईस्वी या उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या कोई सही नहीं है। दूसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोपीय सेना के द्वारा श्वेत विद्रोह कब किया गया था? 1859 ईस्वी में किया गया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और तीसरा नंबर प्रश्न ये रहेगा आपके स्क्रीन पर कि 1857 की क्रांति के किस नायक, याद रखेंगे थोड़ा सा एक बार और इसको देखने की जरूरत है। देखेंगे दोस्तों प्रश्न आपके सामने कि 1857 की क्रांति के किस नायक को विद्रोह का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति हैं जो 1857 के नायक के रूप में, प्रकाश स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं? तीसरे नंबर का सही आंसर है मौलवी अहमदुल्लाह को जो है प्रकाश स्तंभ के नाम से जाना जाता है। 1857 की क्रांति के एक नायक हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथे नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि महावीर स्वामी ने किस भाषा में प्रवचन दिया था? चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि महावीर स्वामी ने किस भाषा में प्रवचन दिया था? सही आंसर है चौथे का ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, उनके द्वारा अपने प्रवचन या अपनी जो उपदेश हैं वे अर्धमागधी भाषा में दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते चलते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन आज के सेशन का है। आप हमारे सेशन के साथ डेली बाय डेली 8 बजे शाम को जरूर जुड़ चलिए। आगे क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? क्वेश्चन है कि बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? उदंतपुर, पाटलिपुत्र, वैशाली, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या कोई सही नहीं है? इस 5वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है उदंतपुर में। बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? सही आंसर है कि उदंतपुर में बनाया था। यदि आप चैनल पर नए आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिए दोस्तों। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको किसी भी प्रकार की क्लासेस में तब्दीली चाहिए तो आपकी सजेशन हमारे लिए बहुत ही वरदान साबित होगा। तो आप अपना सभी सजेशन जो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते रहिएगा। और आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, कौन सी कमी है, क्या अच्छाइयाँ हैं, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा अवश्य आप जरूर हमें अवगत कराते रहिएगा। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? छठे का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। याद रखेगा कि गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध हमेशा क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पेंडुलम को यदि चंद्रमा पर हम लेकर के जाएं तो इसकी समयावधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रश्न है कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि पर कौन सी प्रभाव पड़ेगी? तो उतनी ही रहेगी या घट जाएगी, शून्य हो जाएगी या उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है? तो 7वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि अगर हम पेंडुलम को क्या करेंगे, चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है क्योंकि उसकी समयावधि बढ़ जाएगी। याद रखेंगे बढ़ेगी ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया है, तो इसलिए याद रखेंगे चंद्रमा पर पेंडुलम को ले जाने पर उसकी जो समयावधि है प्यारे दोस्तों वह बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई हो गया। आगे बढ़ते चलते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न देख लीजिएगा 8 नंबर, थोड़ा थोड़ा ही करके सही लेकिन लगातार कुछ ना कुछ पढ़ते रहने की आवश्यकता महसूस करते रहिए और महसूस ही मत कीजिए बल्कि इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी रहिए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़ा नहीं है? प्रश्न कहा गया है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़ा नहीं आपको मानी जाती है? रूस, फ्रांस, कनाडा, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, कोई सही नहीं है। तो दोस्तों याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा देश भारत जो 7वें नंबर पर है, उसके पहले रूस, चाइना,
ठीक है, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया तुम्हें देख लेंगे। तो यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पर कनाडा भारत से बड़ा है, रूस भी भारत से बड़ा है, लेकिन फ्रांस भारत से बड़ा नहीं है। जो हमारा ट्रिक है उसके हिसाब से फ्रांस इसमें नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। भारत से छोटा है कौन? फ्रांस। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर था। एक बहुत ही शानदार प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। प्रश्न है कि एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है। आप सभी जानते हैं ग्लोब पर इस प्रकार की जो रेखाएं खींची जाती हैं वह क्या होती है? देशांतर होती हैं। और ये देशांतर जो होती है समयों का निर्धारण करती है। तो एक देशांतर को पार करने में कितने मिनट का समय लगता है? तो दोस्तों याद रखिएगा उस समय ऑप्शन नंबर बी 4 मिनट इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुपरनोवा एक है। सुपरनोवा क्या है? प्रश्न आपके सामने है कि सुपरनोवा एक है तो सुपरनोवा निम्नलिखित में से एक क्या है? 10वें का प्रश्न हो जाएगा कि क्या यह ग्रह, क्या ग्रहिका है, ब्लैक होल है, पुच्छल तारा है? नहीं दोस्तों, सुपरनोवा एक प्रकार का मृतप्राय तारा है। याद रखेंगे यह सुपरनोवा क्या है? तो यह एक मृतप्राय तारा है। ऐसे में इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रभक्ति गीत जिसको हम लोग ऐ मेरे वतन के लोगों, जिनको गाया है लता मंगेशकर जी ने। तो याद रखेंगे प्रश्न को एक बार फिर से, राष्ट्रभक्ति गीत ऐ मेरे वतन के लोगों के लेखक कौन है? यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। किसने लिखा था ऐ मेरे वतन के लोगों? ठीक है, सही आंसर है प्रदीप जी ने इसको लिखा है। राष्ट्रभक्ति गीत ऐ मेरे वतन के लोगों प्रदीप जी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों याद रखिएगा ये प्रश्न बहुत ही चुनिंदे प्रश्न है, बहुत ही खोज करके तलाश करके ऐसे प्रश्न को लाया जा रहा है जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनेशंस में फायदे होगा। राज्यों के लिए राजभाषा का निर्धारण कौन करता है? प्रश्न है आपके सामने। राज्यों के लिए राजभाषा का निर्धारण कौन करेगा? संसद, राष्ट्रपति, संबंधित राज्य के विधानमंडल? उपर्युक्त में से कोई एक से अधिक सही, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो याद रखिएगा कि राज्यों में राजभाषा का निर्धारण जो होगा उस संबंधित राज्य के विधानमंडल करेगी। 12वें का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और आप सभी जानते हैं कि विधानमंडल के 3 अंग होंगे दोस्तों। एक होगा जो है आपका विधान सभा, दूसरा नंबर विधान परिषद और तीसरा नंबर राज्यपाल। इन तीनों के मिलने से विधानमंडल का निर्माण होता है। 13वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन एक जायद फसल नहीं है? प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह कौन है जो कि एक जायद फसल नहीं है? तरबूज, ककड़ी, जूट? उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन जो है एक जायद फसल के रूप में मानी जाती है? तो जायद फसल कौन है? 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है जूट। यह एक प्रकार का जायद फसल नहीं है, वरना तरबूज और ककड़ी जायद फसल के रूप में आएंगे। 13 का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? प्रकाश का रंग किसके माध्यम से संबंधित होती है? ठीक है, तो प्रकाश का रंग जो होती है दोस्तों वह उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हो जाता है। तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, वेग तो किससे संबंधित है? उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है 15 नंबर कि किस राज्य में एसटी जनजाति जनसंख्या सबसे अधिक है? किस राज्य में अगर देखा जाए वह कौन सा राज्य है भारत का जिसमें एसटी जनसंख्या जो है उसकी सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? तो 15 का सही आंसर है कि वह राज्य कौन है? तो उसका नाम है मिजोरम। मिजोरम में जनजातीय जो परिवार के लोग हैं यानी कि एसटी परिवार के जो लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा है। मिजोरम ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वायु जनित रोग है? निम्नलिखित में से किसे आप वायु जनित रोग के रूप में लाएंगे? खसरा, टाइफाइड, मलेरिया? उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या उपर्युक्त में से कोई सही नहीं होगा? तो निम्नलिखित में से कौन वायु जनित रोग है? 16 का सही आंसर हो जाएगा। जो खसरा है वह एक प्रकार का वायु जनित रोग है, वरना टाइफाइड, मलेरिया वायु जनित रोग नहीं है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? वह विटामिन निम्नलिखित में से कौन है जिसका संश्लेषण हमारे शरीर में ही हो जाता है? यह बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के भी पाया जाता है। तो ऐसे में कुछ विटामिन बी और सी जो होते हैं वह आपको पानी में घुलनशील होते हैं, बाकी जो है वसा में घुलनशील होते हैं, कुछ दोनों में होते हैं। तो ऐसे में विटामिन के जो है इसका संश्लेषण हमारे शरीर में ही होता है। 17 का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक निम्न में से कौन था?
निम्नलिखित में से किसे आप तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक के रूप में जानते हैं? दादा भाई नौरोजी, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ ठाकुर। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से थे? 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देवेंद्र नाथ ठाकुर को जो है तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक माना गया है, अर्थात तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्र नाथ ठाकुर जी हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर प्रश्न आपके सामने कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया? भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? 1950 में, 1951 में, 1955 में। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, ये उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया? 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सन 1951 ईस्वी में जो है भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था। 19 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? तो गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था कब? ऑप्शन नंबर बी 2009 ईस्वी में गंगा की डॉल्फिन को भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मतलब चुना गया है या उसको घोषित किया गया है। तो दोस्तों आज के इस सेशन में टॉप 20 क्वेश्चंस आपके लिए फिर आज प्रदान कर दिए गए हैं। मिलेंगे कल फिर इसी समय। आज के लिए बस इतना ही सा। शुक्रिया।